डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कक्षा 12 फिजिक्स को लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम सरल परिपथ के छूटे हुए टॉपिक्स जिनमें व्हीटस्टोन सेतु और व्योममापी हैं, ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इनको आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों से निर्मित एक परिपथ होता है जो चित्रानुसार समांतर चतुर्भुज के रूप में जुड़े होते हैं। इसके एक विकर्ण बी और डी में धारामापी जी जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण के सिरों पर एक सेल ई और कुंजी K1 को जोड़ दिया जाता है। इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। जिस प्रतिरोध का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे S की जगह पर जोड़ दिया जाता है और इस कंडीशन की सहायता से हमें अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। आइए समझते हैं इसका सिद्धांत क्या है। संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति तब होती है जब धारामापी जी में कोई भी विक्षेप नहीं होता, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में संलग्न भुजाओं यानी या तो P और Q ले लीजिए, एक ही बिंदु पर दो भुजाएं जुड़ी होनी चाहिए, या फिर P और R ले सकते हैं, तो Q और S हो जाएगा। जब PQ होगा तब RS होगा और जब PR होगा तो QS होगा। तो यहाँ पर हम P और Q और R और S ले रहे हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में P/Q बराबर R/S। जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है उस स्थिति में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है या बराबर होता है। ऐसी अवस्था में धारामापी G यानी कि विकर्ण BD से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। चूंकि सेल E जुड़ी होती है अतः इस सेल E की धारा I यहाँ पर I1 और I2 में विभक्त हो जाती है। सेल E की धारा I दो भागों I1 और I2 में विभक्त हो जाती है और यहाँ पर I1 और I2 पुनः I में मिल जाती है। हम इस शर्त का निगमन करेंगे। इस शर्त के निगमन के लिए हम चतुर्भुज को विकर्ण BD से दो खंडों में बांट लेंगे। एक बंद पास आपका ABD होगा और एक BCD होगा। आइए बंद पास फर्स्ट में किरचॉफ के नियम को देखते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी बंद पास में धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उसमें लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। चूंकि इसमें कोई भी पास फर्स्ट में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए हम तीर इधर लगाएंगे तो तीर की दिशा में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी I1P धनात्मक होगा। चूंकि ये तीर के विपरीत दिशा में धारा है इसलिए I2P I2R ऋणात्मक होगा। लेकिन इसमें कोई भी प्रतिरोध विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा है, इसलिए I1P माइनस I2P बराबर 0 होगा। तो I1P बराबर I2R होगा, क्योंकि इसे हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाए समीकरण 1 ही। ठीक इसी प्रकार बंद पास सेकेंड में देखें तो तीर हमने इधर लगाया है तो I1Q और ये निगेटिव हो जाएगा I2S। कोई विद्युत वाहक बल नहीं है इसलिए 0 होगा। I1Q माइनस I2S बराबर 0 या I1Q बराबर I2S। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, राइट हैंड साइड का भाग राइट हैंड साइड में लगेगा, अर्थात I1P/I1Q बराबर होगा I2R/I2S। I1 से I1 खत्म, I2 से I2 भी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा P/Q बराबर R/S। यही संतुलन की शर्त होती है।
इसमें पी क्यू आर के मान ज्ञात होते हैं, एस का मान अज्ञात होता है, अतः हम एस का अज्ञात मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं विभव मापी क्या है। विभव मापी का चित्र दिखाया गया है। विभव मापी के द्वारा सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच शुद्ध विभवांतर मापने के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि विभव मापी का प्रयोग विभवांतर मापने में करते हैं। हालांकि वोल्ट मीटर का प्रयोग भी विभवांतर मापने में करते हैं, लेकिन विभव मापी के द्वारा मापा गया विभवांतर वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका सिद्धांत दर्शाया गया है। धारा मापी की शून्य विक्षेप की स्थिति में जब समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही हो तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी अनुक्रमानुपात एल या बी बराबर के एल, जहाँ के विभव प्रवणता कहलाती है। क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में जो सेल जुड़ी होती है उस सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर बी के बराबर होता है, इसलिए ई बराबर बी बराबर के एल। यह विभव मापी का सिद्धांत। आइए इस सिद्धांत को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति जब जो कि जे होती है, इसमें सीधी लाइन तीर होना चाहिए, यानी सुई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो जब जो धारामापी जी में बिंदु जे पर शून्य विक्षेप स्थिति होती है, उस स्थिति में ए और जे के बीच विभवांतर इसी खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी अनुक्रमानुपात एल, यदि इसकी लंबाई स्मॉल एल मान ली जाए। विभव मापी में क्या होता है, ए भी एक कोई तार होता है, ई सेल जो कि धारामापी जी और जौकी से जोड़ देते हैं। इधर बैटरी B1 कुंजी के द्वारा धारा नियंत्रक, इसे हम प्रतिरोध लिख रहे हैं लेकिन ये धारा नियंत्रक है, इससे धारा को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आइए इसके कार्य सिद्धांत को समझते हैं, कार्य विधि को समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम भाषा को दिखाएंगे। ये धारा मापी में हम शून्य विक्षेप की स्थिति पर कैसे पता करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि को तार AB के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। इस स्थिति में A और J1 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से थोड़ा कम होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल कम होगा उसी की धारा परिपथ में बहेगी, अतः इस सेल की धारा इस मार्ग से AE-J1 मार्ग से परिपथ में बहती है। इस सेल की कोई भी धारा नहीं होती। अर्थात इस स्थिति में जब A और J1 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से कम होता है, यानी इसका विभवांतर कम इसका अधिक हो जाएगा। इस स्थिति में इस सेल की धारा AE-J1 दिशा से बहती है और धारामापी में विक्षेप एक ओर हो जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। इसके बाद क्या करते हैं, हम जौकी को बिंदु J2 पर स्पर्श करते हैं। इस स्थिति में A और J2 के मध्य विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, यानी कि इसका विभवांतर अधिक हो गया, इस सेल का कम हो गया। अब क्या होगा, इस B1 बैटरी की धारा की प्रबलता होगी, क्योंकि इसी की प्रबलता हो रही तभी तो विभवांतर इधर अधिक हुआ, इसका कम हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, धारा AJ2E उल्टी बहेगी, AE-J2 मार्ग से बहती है। जब इसकी प्रबलता थोड़ा उल्टा बोल गए हैं। पहली स्थिति में धारा AJ1E मार्ग से बहती है, यानी A और J1 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से कम है, इसलिए सेल E की धारा की प्रधानता होती है और इस स्थिति में धारा AJ1E दिशा में बहती है, क्योंकि इस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है,
कि जौकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं तो विभवांतर A और J2 के बीच जो होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में धारा AE-J2 मार्ग से बहती है और धारामापी में विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में हो जाता है। अतः स्पष्ट है J1 और J2 के मध्य एक ऐसा बिंदु J अवश्य होगा जहां पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। इस स्थिति में धारामापी से होकर कोई धारा नहीं बहेगी। इसी को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। अब A और J के बीच जितनी लंबाई होगी वही लंबाई सेल का विद्युत वाहक बल E होगा। तो इस भाषा को हम इसमें समझ लेते हैं। माना जौगी को तार, सबसे पहले हम चित्र क्लियर कर लेंगे, सभी चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद हम इसमें कार्यविधि को जोड़ेंगे। माना J1 को तार ए बी के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं तो A तथा J1 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से कम है, अतः सेल E की धारा की प्रधानता होगी। इस स्थिति में धारा AJ1 E दिशा में प्रवाहित होगी, जिसके कारण धारामापी की सुई एक ओर विक्षेपित हो जाएगी। यदि जौकी को J2 पर स्पर्श कराएं तो A व J2 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाएगा, अतः बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होगी, जिससे धारा AE J2 दिशा में बहेगी और सुई पहले की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि J1 और J2 के मध्य कोई ऐसा बिंदु अवश्य होगा जिसमें जौकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। यही विक्षेप शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। इस स्थिति में A और J के बीच की विभवांतर इसी खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा या इसी खंड की लंबाई के बराबर होगा। तो ये तो इसका सिद्धांत हो गया। आइए समझते हैं धारामापी की सुग्राह्यता क्या है। सुग्राह्यता का मतलब धारामापी अच्छा कार्य कब करता है। इसकी 3 स्थितियां यहाँ पर समझाएंगे। विभवमापी में अगर जौकी को थोड़ा सा विस्थापित कर दें, यानी जौकी को जरा सा हटाएं, तो धारामापी में विक्षेप बहुत अधिक हो जाए, यानी कि थोड़ा सा जरा सा भी खिसका दें, यानी जौकी को शून्य विक्षेप की इधर या इधर जरा सा खिसकाएं तो इसमें सुई जो है बहुत ज़्यादा घूम जाए, यानी विक्षेप बहुत अधिक हो जाए। इस स्थिति में धारामापी अधिक सुग्राही होता है। ध्यान रखें, इसे नोट करते रहें। इसके अतिरिक्त ताप प्रवणता जितनी कम होगी, जो K का मान है जितना कम होगा विभवमापी उतना ही कम होगा। चूँकि ताप प्रवणता अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो K बराबर B/L निकल के आएगी, अर्थात B/L का मान जितना कम होगा विभवमापी उतना ही सुग्राह्य होगा। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण ये है कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, आपका तार AB है, ये जितना अधिक लंबा होगा विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें सुग्राह्यता को नोट कर लें, क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है कि विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाते हैं। तो आप कह सकते हैं तार AB की लंबाई को बढ़ाकर विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। विभवमापी को वोल्टमीटर से श्रेष्ठता क्यों दी जाती है, ये श्रेष्ठ क्यों है। जब हम सेल का विद्युत वाहक बल, इसके 2 कारण हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, जब सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी से मापते हैं तो हमें केवल शून्य विक्षेप की स्थिति पढ़नी पड़ती है, जिससे सेल में कोई धारा नहीं ली जाती, अर्थात विभवमापी द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल यथार्थ पता चल रहा है, लेकिन सेल की धारा खर्च नहीं होती तो विद्युत वाहक बल यथार्थ मिलता है। लेकिन जब हम वोल्टमीटर से नापते हैं तो वोल्टमीटर चलाने के लिए हमें सेल से धारा लेनी पड़ती है, अतः वोल्टमीटर सेल की कुछ कम धारा को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट यह है कि वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वाहक बल मापने से हमें वोल्टमीटर में विक्षेप पढ़ना पड़ता, हो सकता है इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन विभवमापी में केवल शून्य विक्षेप की स्थिति देखनी पड़ती है और शून्य विक्षेप स्थिति पढ़ने में कोई भी त्रुटि नहीं होती, इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। धन्यवाद। ये दोनों टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, अतः इन्हें तैयार करें। कोई समस्या आती है तो हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।